नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं तमिलनाडु की राजनीति को लेकर। मैंने 3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देखिएगा। इससे सारी बातें आपको समझ में आएगी। उसमें हमने कहा था कि भाजपा के तमिलनाडु के जो प्रेसिडेंट के अन्नामलाई, उनको भाजपा हटाने जा रही है और अब इसकी घोषणा भी हो गई है कि के अन्नामलाई भाजपा पद से अपने आप को दावेदारी से पीछे कर चुके। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अन्नामलाई को हटाने के पीछे की वजह क्या है, और अगर अन्नामलाई हटते हैं तो फिर वो क्या करेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अन्नामलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की राजनीति में लाने वाले हैं और इसके कई सारे कारण वो भी मैं बताऊंगा। आपको याद होगा कि 2024 लोकसभा के चुनाव में भाजपा केंद्र यह चाहता था कि पहले भी AIADMK उनके सहयोगी रह चुके थे, उनके साथ एलाई करके वो चुनाव लड़ चुकी थी। लेकिन अन्नामलाई ने कहा कि अगर पार्टी का विस्तार करना है तो हमें चुनाव में अकेले जाना पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने बात को माना और इस बार लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ी और करीब करीब 11% वोट हासिल किया। और एक तरह से DMK और AIADMK, जो तमिलनाडु की राजनीति में दो पार्टियां लगातार वर्चस्व में रही है, वहां पर अपना प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने DMK के ऑपोजिट अपने आप को खड़ा कर लिया। ये काम अन्नामलाई ने लोकसभा चुनाव के बाद किया। लेकिन उस वीडियो में मैंने कहा कि भाजपा स्टालिन को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके पीछे का कारण यही था कि लोकसभा का तो चुनाव हो गया, अब विधानसभा में अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ती है तो वो DMK को सत्ता से हटा नहीं सकती। और AIADMK के पास भले ही संगठन है, लेकिन उसकी अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो DMK को सत्ता में आने से रोक सके। उसका विकल्प यही दिखा दोनों पार्टियों को कि विधानसभा के चुनाव में साथ मिलकर लड़ा जाए, और साथ मिलकर लड़ने से जो पहले से कुछ सहयोगी दल हैं या अन्य और कुछ सहयोगी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, उनको साथ में कर DMK को टक्कर दिया जा सकता है और उसे सत्ता से बेदखल करने में एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी की राजनीति चल रही है। अब इसके थोड़ा विस्तार में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अन्नामलाई के एक लीडर, बताता हूं, उनका नाम है के. संगोतियन।
के संगोतियन जो हैं वो अमित शाह जी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे और इनकी मुलाकात के बाद जो AIADMK के पलानी स्वामी वो भी अमित शाह जी से मिले थे और ऐसा माना जाता है कि उनका साफ कहना था कि जब तक के अन्नामलाई को आप प्रेसिडेंट पद से नहीं हटाते हैं तब तक हमारा गठबंधन नहीं हो सकता और इसी वजह से इनको हटाने की तैयारी की गई। अमित शाह उसके बाद फिर चेन्नई गए, फिर के अन्नामलाई दिल्ली आए, फिर बात हुई, फिर उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्नामलाई अगर अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो पार्टी में उनका दखल नहीं होगा या लोग उनको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। और जिस प्रकार से भाजपा दक्षिण का द्वार खोलना चाहती है, अपना पावर सेंटर बनाना चाहती है, उसी के परिणाम स्वरूप ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और इसमें एक बात और है कि जो अन्नामलाई है और AIADMK के पलानी स्वामी है, ये दोनों एक ही समाज से आते हैं और इस समाज के दो अगर बड़े नेता बड़े पद पे रहते तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा वोट बैंक का नहीं होगा। इसलिए कोई ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाए जिसकी समाज में, अपने समाज में पैठ भी हो और वो वोट बैंक भी ट्रांसफ़र करा सके। अभी जो केंद्र में मंत्री हैं एल मुरुगन, ये 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनका भी नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है प्रेसिडेंट की रेस में। और एक जो नागेंद्रन है थेवर समाज से, इनका भी नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर ये कहा जाता है कि बिहार और यूपी में ही ये कारगर साबित होती है और इसी के हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप इस देश के किसी भी प्रदेश में चले जाइए, कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह पे इम्पावरमेंट है और उसका इक्वेशन बनाते हुए नेता और पार्टियां आपको दिख ही जाएगी। और यही वजह है कि ये घटनाक्रम जो है घट रही है। तमिलनाडु में ऑलरेडी 2026 में चुनाव होने वाले हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम में थे, जो ओपन ब्रिज था उसका उन्होंने उद्घाटन किया और करीब करीब 8500 करोड़ की अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है और इसी शर्त पर उसने वक्फ बिल के विरोध में खड़ा होने का एग्रीमेंट किया था कांग्रेस के साथ कि आप हमारी पॉलिसी के साथ खड़े होएं तभी हम आपके पॉलिसी के साथ खड़े होंगे। तो अभी यही है दोस्तों कि AIADMK के कहने से और भाजपा किसी भी प्रकार से किसी तरह से तमिलनाडु की सत्ता में आना चाहती है, इसलिए इस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम घट रही है और इक्वेशन बनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे 2026 में डीएमके को सत्ता से बाहर किया जाए और इसीलिए ये सारा रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। हालांकि चर्चा तो ये भी थी
कि अगर एल मुरुगन को अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनके जगह पे अन्नामलाई कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। या दूसरा विकल्प, मेरा ओपिनियन है, ये पार्टी कार्य करती है अपने हिसाब से तो वो जाने, चूँकि अन्नामलाई से तमिलनाडु और पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो इनकी पॉपुलैरिटी ऐसा नहीं है कि ये साउथ के हैं तो साउथ में इनकी पॉपुलैरिटी है। इनकी पॉपुलैरिटी हर जगह देश में, लोग इनको अच्छे से जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दमदार इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं, और जैसे जैसे अगर सत्ता में रहेंगे, संगठन में काम करेंगे तो इनकी लोकप्रियता और भी मजबूत होगी। तो क्या इन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है? क्या इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी दिया जा सकता है? ये मेरा अनुमान है। हालांकि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे क्या मिलेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद की जा रही है। तो क्या होता है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अन्नामलाई की राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्त हो गई है, वहाँ मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अभी राजनीति की शुरुआत ही की है, और आगे आगे देखिए वो किस लेवल पे, किस शिखर पे पहुँचते हैं, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जिस प्रकार के नेता हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यही खबर थी दोस्तों, और मैंने जो कहा था उस पे मुहर भी लग गया। आप सभी को मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अपना कंट्रीब्यूट भी चैनल को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।